दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 19 अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता शिक्षा। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisy@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 263। अध्याय 19 अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता शिक्षा। जगदीश चौहान। पृष्ठभूमि दृष्टिबाधित छात्र दृष्टि का अभाव होते हुए भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में निहित शिक्षा के सारे आयामों को सहजता से ग्रहण कर सकें। इस हेतु ऐसे छात्रों को मुख्य रूप से कुछ विशेष कौशलों की शिक्षा देना आवश्यक होता है। इन कौशलों को एकत्रित रूप में विस्तारित पाठ्यक्रम या जिसे कुछ विद्वान जमा पाठ्यक्रम भी कहते हैं, इन कौशलों की शिक्षा प्राप्त करने से दृष्टिबाधित छात्र न केवल शिक्षा ही अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं अपितु सुचारू रूप से जीवन यापन करने में सक्षम सिद्ध होते हैं। इस विस्तारित पाठ्यक्रम का एक मुख्य अंग है अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता शिक्षा। एक आम शिशु जन्म के बाद पहले क्षण से ही अपनी पंचेंद्रियों नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा तथा त्वचा के समन्वित प्रयोग से अनुकृति द्वारा जीवन यापन के विभिन्न कौशल चरणबद्ध तरीके से सहज प्रक्रिया द्वारा सीखता है। पंचेंद्रियों में किसी एक का भी अभाव इस सहज शिक्षा प्रक्रिया को बाधित कर देता है। इन इंद्रियों में नेत्र द्वारा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य लगभग 80% से अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता से हमारा तात्पर्य है संसार के प्रत्येक व्यक्ति की अपने वातावरण को पहचानने तथा स्वतंत्र रूप से व स्वेच्छापूर्वक आने जाने की क्षमता। दृष्टि के अभाव में दृष्टिबाधित छात्र का ज्ञानार्जन अथवा अनुकृति कौशल 80% तक बाधित या सीमित हो जाता है। इसके कारण स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने का कौशल और सहज ही अनुकृति द्वारा सीखने की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। दृष्टि के अभाव की क्षतिपूर्ति करने के लिए दृष्टिबाधित छात्र को अनुपस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता कौशल की शिक्षा सुव्यवस्थित रूप से दी जानी चाहिए। निम्न अनुच्छेदों में हम दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता के अर्थ, इनकी शिक्षा की आवश्यकता, इनके विभिन्न कारक, शिक्षा की प्रविधियां आदि बिंदुओं के मुख्य रूप से सैद्धांतिक पक्ष पर विचार से चर्चा करेंगे। पृष्ठ 264। अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता शिक्षा अर्थ एवं स्वरूप। अनुस्थिति शब्द अनु प्लस स्थिति के योग से बना है। अनु अर्थात पश्चात, स्थिति अर्थात दशा। इसलिए मोटे तौर पर अनुस्थिति ज्ञान का अर्थ होता है व्यक्ति की अपने वातावरण के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात की स्थिति। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति के संबंध में अनुस्थिति ज्ञान का अर्थ है दृष्टिबाधित
व्यक्ति द्वारा चारों ज्ञानेंद्रियों तथा यदि बची हो तो आंशिक दृष्टि की सहायता से वातावरण के संबंध में यथोचित ज्ञान प्राप्त करके उस वातावरण के संदर्भ में अपने स्थान तथा स्थिति सुनिश्चित कर पाने का कौशल। चलिष्णुता कौशल, चलने फिरने में स्वतंत्रता का पर्याप्त अनुभव करते हुए निसंकोच होकर तथा निर्भयता पूर्वक स्वयं को सुरक्षित रखते हुए दूसरों की कम से कम सहायता लेते हुए सुव्यवस्थित रूप से एक स्थान से दूसरे इच्छित स्थान तक निर्बाध रूप से जा सकने की सहज क्षमता ही चलिष्णुता क्षमता या कौशल कहलाती है। ध्यान रहे, अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता क्षमता अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं होते हैं, किंतु भौतिक जगत के किसी भी साधारण से साधारण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आम मनुष्य द्वारा सहज ही प्रयोग में लाए जाने वाले अनिवार्य साधन है। दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता शिक्षा की आवश्यकता। दृष्टि का अभाव दृष्टिबाधित व्यक्ति की अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता क्षमता को बहुत हद तक बाधित करती है। चलिष्णुता की इस अक्षमता के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति को जीवन यापन करते समय छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लोवेनफेल्ड 1973 ने दृष्टि बाधा की 3 मुख्य सीमाएं बतलाई हैं। इनमें से एक का संबंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने में होने वाली कठिनाई से है। पृष्ठ 265। इस क्षमता के अभाव में दृष्टिबाधित व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पर्याप्त शिक्षित होते हुए भी कार्यालय के स्थान की दुर्गमता के कारण नौकरी विशेष न मिलना या चाहना, नौकरी छूट जाना, कार्यालय में देर से तथा हड़बड़ी में पहुंचना, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व जो कि घर से बाहर जाकर निभाने होते हैं, निभा ना पाना आदि। चलिष्णुता क्षमता के अभाव में दृष्टिबाधित व्यक्ति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उनकी सूची अनंत है। अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता क्षमता के अभाव में दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने घर के एक कमरे के कोने में रखे हुए टेलीफोन की घंटी बजते ही घंटी की आवाज की दिशा में आगे बढ़कर फोन उठाने जैसे साधारण कार्य से लेकर हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने जैसे असाधारण कार्य तक में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जैसा कि आरंभ में लिखा जा चुका है, व्यक्ति में अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता क्षमता का अभाव उसे साधारण से साधारण लक्ष्य की पूर्ति से न केवल वंचित रखता है, अपितु उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को सफलतापूर्वक जीवन यापन करने के लिए उसकी आयु की उचित अवस्था में ही चरणबद्ध तरीके से विस्तारित पाठ्यक्रम के आवश्यक कौशलों की सुव्यवस्थित शिक्षा दी जाए। अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता कौशल की शिक्षा कार्यक्रम नियोजित करते समय दृष्टिबाधित छात्र की आयु तथा उसकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता कौशल हेतु शिक्षण या अध्यापन विधियां। अध्यापन विधियों के तहत इस बिंदु पर नीचे चर्चा की जा रही है कि दृष्टिबाधित बालकों में अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता कौशल विकास हेतु शिक्षा देते समय किन मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए या किन बिंदुओं को ऐसी नियोजित शिक्षा योजना में अनिवार्य रूप से समावेश होना चाहिए। अनुस्थिति ज्ञान शिक्षण विधियां। नंबर 1, ज्ञानेन्द्रिय विकास प्रशिक्षण। दृष्टि के अभाव में वातावरण का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति को कुछ मात्रा में यदि आंशिक दृष्टि बची हुई है तो उस आंशिक दृष्टि तथा स्पर्श, श्रवण, गंध तथा काइनेस्थेटिक यानी गतीन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियों से मिलने वाली सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि बचपन में ही चरणबद्ध तरीके से आंशिक दृष्टि सहित अन्य उपयुक्त ज्ञानेन्द्रियों का कुशल प्रयोग बालक कर सके। इस हेतु उसे विभिन्न खेलों तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। पृष्ठ 266। ध्यान रहे कि ज्ञानेन्द्रिय विकास प्रशिक्षण भी विस्तारित पाठ्यक्रम का एक मुख्य अंग है। ज्ञानेन्द्रिय विकास प्रशिक्षण की विधियों की विस्तृत चर्चा इस पुस्तक में अन्यत्र की गई है। नंबर 2, विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करके उनका उचित प्रयोग करने की शिक्षा देना। स्पर्श, श्रवण, गंध तथा गतीन्द्रियों से मिलने वाली सूचनाओं का वातावरण में अपना स्थान सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग करने की तकनीक बालक को ज्ञानेन्द्रिय विकास के दौरान सिखाई जानी चाहिए। इससे बालक को अनुस्थिति ज्ञान योग्यता में निपुण बनने में सहायता मिलती है।
ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के बल पर दृष्टिबाधित बालक न केवल स्थान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, अपितु दिशा निश्चयन तथा पथ निर्देश भी ज्ञात करता है। उदाहरण के तौर पर दृष्टिबाधित व्यक्ति स्पर्श द्वारा ये पता कर सकता है कि रास्ता कच्ची पगडंडी है या पक्की सड़क है। सड़क का किनारा भी सड़क के उतार के स्पर्श द्वारा जानकर पता किया जा सकता है। नंबर 3, भौगोलिक परिवेश का ज्ञान देना। दृष्टिबाधित बालक जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा उसे बताया जाना चाहिए। इससे भौगोलिक दूरी की मापन इकाई जैसे फुट, गज, मीटर आदि के बारे में बालक के मन में चित्र स्पष्ट हो जाता है। अतीत में प्राप्त किए गए विभिन्न अनुभवों से नए अनुभवों की तुलना करके बालक इस नई भौगोलिक दूरी को ठीक ठीक आंक सकता है। भौगोलिक परिवेश का ज्ञान देने के लिए स्पर्शीय मानचित्रों का प्रयोग बहुत लाभकारक सिद्ध होता है। अनुस्थिति ज्ञान के मुख्य बिंदु। अनुस्थिति ज्ञान के मुख्य बिंदुओं से हमारा तात्पर्य उन बातों से है जिनके बारे में वातावरण संबंधी ज्ञान प्राप्त करते समय दृष्टिबाधित व्यक्तियों को निरंतर सूचना मिलती है। वे बिंदु निम्नलिखित हैं। क, मैं कहाँ हूँ। ख, मुझे कहाँ जाना है। ग, मुझे वहाँ कैसे जाना है। ध्यान रहे कि शेष ज्ञानेंद्रियों द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने परिवेश या वातावरण के बारे में जो सूचनाएं इकट्ठा करता है उनका सोद्देश्य यथोचित विश्लेषण करके उपरोक्त 3 बिंदुओं के बारे में निर्णय ले पाने में सक्षम सिद्ध होता है। पृष्ठ 267। चलिष्णुता कौशल। चलिष्णुता कौशल प्रशिक्षण को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1, 4 दीवारी के भीतर चलिष्णुता कौशल का प्रशिक्षण। नंबर 2, खुले हुए वातावरण संबंधी चलिष्णुता कौशल प्रशिक्षण। नंबर 1, 4 दीवारी के भीतर चलिष्णुता कौशल का प्रशिक्षण। चलिष्णुता कौशल के इस हिस्से में इमारतों के भीतर स्वतंत्र रूप से चलने फिरने की तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है। इसके तहत प्राय सभी छड़ी पूर्व तकनीकें सम्मिलित की जाती हैं। इनमें निम्नलिखित तकनीकें हैं। नंबर 1, इमारतों के भीतर स्वतंत्र रूप से अकेले चलने फिरने की तकनीक। इस तकनीक से हमारा तात्पर्य है दृष्टिबाधित व्यक्ति का वो कौशल जिसके बल पर वो इमारतों में विभिन्न फर्नीचर आदि वस्तुओं के मध्य स्वयं को सुरक्षित रखते हुए चलता फिरता है। इस कौशल का प्रयोग दृष्टिबाधित व्यक्ति घरेलू तथा व्यावसायिक कार्यों के निष्पादन हेतु करता है। इस तकनीक में 3 बिंदु सम्मिलित हैं। स्पर्श द्वारा वस्तु का अनुसरण करते हुए चलने की तकनीक यानी ट्रेलिंग। चलते समय हथेली के पिछले हिस्से द्वारा दीवार की सतह, टेबल अथवा अन्य वस्तुओं का अनुसरण करते समय इस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र से कहे कि छात्र को जिस वस्तु का अनुसरण करते हुए चलना है उस वस्तु की बगल में खड़ा रहे। हथेली या बांह उस वस्तु के करीब ले जाकर हथेली के पिछले हिस्से से वस्तु का स्पर्श करे। उंगलियों के पिछले हिस्से द्वारा सावधानी पूर्वक वस्तु की सतह का अनुसरण करते हुए चलता जाए। ध्यान रहे यदि अनुसरण की जा रही वस्तु स्पर्श के लिए हानिकारक है, जैसे दीवार का प्लास्टर, पर्याप्त मुलायम न होना आदि, तो ऐसे में उंगलियों द्वारा वस्तु का स्पर्श से निरंतर अनुसरण करने की अपेक्षा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद थपकाने की शैली में यानी टैपिंग करते हुए चलना चाहिए। पृष्ठ 268। इस तकनीक का प्रयोग करते समय वस्तु का अनुसरण करने वाला हाथ शरीर से सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाथ शरीर से सटा हुआ होने की अवस्था में यदि अनुसरण प्रक्रिया में रुकावट आएगी तो उससे शरीर को भी आघात लग सकता है। इस तकनीक के लाभ: नंबर 1, सीधी दिशा विशेष में चलने के लिए सहायता मिलती है। नंबर 2, स्पर्श से वातावरण संबंधी ज्ञान मिलता है। नंबर 3, साथ साथ कमरे का दरवाजा या दीवार से संबंधी अन्य संकेत खोजने में सहायता मिलती है। सुरक्षा तकनीकें। क, शरीर के कमर से ऊपर के हिस्से के लिए सुरक्षा तकनीक। इस तकनीक का प्रयोग खुले हुए दरवाजे, खिड़कियां, दीवार से सटे हुए खंभे, बीच में रखी हुई अलमारियां आदि जैसी रुकावटों से अपनी रक्षा करने के लिए होता है। शिक्षक दृष्टिबाधित बालक से कहे कि दायां अथवा बायां हाथ कंधे पर ऊपर उठाइए, हाथ कोहनी से मोड़कर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए हथेली का अगला हिस्सा चेहरे के सामने आए इस प्रकार से रखिए। हाथ थोड़ा सा मोड़कर हाथ की सबसे छोटी उंगली का हिस्सा आंख के सामने आए, इस तरह से हाथ रखिए। उंगलियां शरीर की दिशा में थोड़ी सी मुड़ी हों। हाथ को उक्त स्थिति में रखकर इच्छित दिशा में चलते जाएं। ख, शरीर के कमर के निचले हिस्से की रक्षा हेतु रक्षा तकनीक।
इस तकनीक का उपयोग कमर के निचले हिस्से की रक्षा करने हेतु न केवल किया जाता है, अपितु टेबल, वॉश बेसिन, किचन प्लेटफॉर्म आदि वस्तुओं से चोट लगने से बचने के लिए तथा इन चीजों को खोजने के लिए किया जाता है। पृष्ठ 269। शिक्षक दृष्टिबाधित बालक को प्रशिक्षण देते समय कहे कि दायां या बायां हाथ लंबा करके सामने की ओर शरीर के बीचों बीच आए, इस प्रकार से रखिए। हाथ की उंगलियां थोड़ी सी मोड़कर हथेली का अगला हिस्सा शरीर की दिशा में हो, इस तरह से रखिए। लंबा किया हुआ हाथ कंधे से लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर पर रखिए। हाथ को उपरोक्त स्थिति में रखकर इच्छित दिशा में चलते जाएं। ध्यान देने लायक बात यह है कि जब हाथ के स्पर्श द्वारा वस्तु का अनुसरण करते हुए या सफेद छड़ी का प्रयोग करते हुए दृष्टिबाधित व्यक्ति चलता है, तब भी आवश्यकता के अनुसार एक हाथ से कमर के निचले या ऊपरी शरीर के हिस्से की रक्षा करना संभव होता है। दृष्टिवान सहायक तकनीक। कुछ परिस्थितियों में दृष्टिवान व्यक्ति की सहायता लेना दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, जैसे सड़क पार करते समय, अपरिचित वातावरण में चलते समय इत्यादि। दृष्टिबाधित व्यक्ति को सामान्यतया दृष्टिवान सहायक के बाईं ओर रहना चाहिए। दृष्टिबाधित व्यक्ति को चाहिए कि दृष्टिवान सहायक की बाह कोहनी से थोड़ा ऊपर इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा बाहर की ओर हो। पकड़ निश्चित होते हुए भी सहायक के लिए कष्टप्रद न हो। दृष्टिबाधित व्यक्ति सहायक से केवल आधा कदम पीछे रहे, जिससे सहायक की चाल तथा हाथ की हलचल से दृष्टिबाधित व्यक्ति को उतार चढ़ाव, मोड़ आदि बातों का पता बिना बताए ही लग सके। संकरी जगह आने पर सहायक को अपना मार्गदर्शक हाथ थोड़ा पीठ के पीछे कर लेना चाहिए, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति उसके पीछे चल सके। संकरा रास्ता खत्म होने के बाद वापस पहली स्थिति में चलना चाहिए। रास्ते में आने वाली अड़चनों के बारे में सहायक को दृष्टिबाधित व्यक्ति को सूचना देनी चाहिए। सीढ़ी के पास पहुंचते ही उतरने या चढ़ने की पूर्व सूचना दृष्टिबाधित व्यक्ति को देनी चाहिए। यदि सीढ़ी की रेलिंग हो तो उस पर दृष्टिबाधित व्यक्ति का एक हाथ रख देना चाहिए, जिससे सीढ़ी का खत्म होना, मुड़ना आदि बातें दृष्टिबाधित व्यक्ति को पता चल सकें। पृष्ठ 270। मोटर, गाड़ी या रिक्शा आदि में चढ़ते समय आवश्यकता अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्ति का एक हाथ दरवाजे के हैंडल या रेलिंग पर रखना चाहिए। साथ ही ये भी बताना चाहिए कि गाड़ी के भीतर जाने के बाद दाईं अथवा बाईं ओर मुड़ें। कुर्सी पर बैठते समय दृष्टिबाधित व्यक्ति का हाथ कुर्सी की पीठ पर रखना चाहिए, जिससे कुर्सी के बारे में दृष्टिबाधित व्यक्ति को उचित जानकारी मिल सके और वो आसानी से बैठ सके। किसी मकान या कमरे अथवा कार्यालय के केबिन में जाते समय ये बताना चाहिए कि दरवाजा अंदर की ओर खुलता है या बाहर की ओर। दरवाजा खुला रहे इसलिए दरवाजे के हैंडल पर दृष्टिबाधित व्यक्ति का हाथ रखने को कहा जाना चाहिए, जिससे पहले सहायक तथा पीछे से दृष्टिबाधित व्यक्ति अंदर जा सके। रास्ता पार करते समय पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति सहायक का बायां हाथ सही तकनीक से पकड़े तथा सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर पहुंचने के बाद बगल बदल ले और सड़क का अगला हिस्सा पार करने से पहले दायां हाथ पकड़ ले। नंबर 2, खुले हुए वातावरण में चलिष्णुता कौशल का प्रशिक्षण। चलिष्णुता के लिए छड़ी तकनीक। चलने फिरने में सहायता पाने के लिए छड़ी का दृष्टिबाधित व्यक्ति द्वारा बहुत ही पुराने जमाने से प्रयोग किया जाता है, परंतु माना जाता है कि आधुनिक सफेद छड़ी का विकास अमेरिका के श्री रिचर्ड हुवर ने 20वीं सदी के 5वें दशक में किया था। सफेद छड़ी के भेद। नंबर 1, लंबी सफेद छड़ी। यह एल्यूमीनियम ट्यूब से बनी होती है। ये अखंड छड़ी होती है। इसके ऊपर पकड़ने के लिए ग्रिप तथा नीचे नायलॉन की नोक यानी टिप होती है। नंबर 2, फोल्डिंग छड़ी। ये भी एल्यूमीनियम ट्यूब की ही बनी होती है, किंतु ये 4 या 5 खंडों में मोड़ी जा सकती है। छड़ी को लंबी करते समय ये खंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तथा इलास्टिक डोरी की सहायता से छड़ी में पर्याप्त तनाव पैदा होता है, जिससे ये खंड एक दूसरे से जुड़कर एकाकार छड़ी बनाते हैं। आवश्यकता के अनुसार छड़ी को इसकी एल्यूमीनियम के एक खंड की लंबाई के आकार में समेटकर थैले या हाथ में रखा जा सकता है। पृष्ठ 271। चाहे लंबी छड़ हो या फोल्डिंग छड़ी हो, किंतु उसकी लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई के अनुरूप होनी चाहिए। व्यक्ति के सीने तक छड़ी की लंबाई होनी चाहिए। आजकल लगभग अलग अलग आकारों में जैसे 48 इंच, 54 इंच या 60 इंच की छड़ी आसानी से मिल जाती है। नंबर 3, कोलैप्सिबल छड़ी।
इस छड़ी में 4 अथवा 5 एल्यूमीनियम अथवा फाइबर की ट्यूब के टुकड़े इस प्रकार लगाए जाते हैं जिससे एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े में फोल्ड करते समय घुसाया जा सके। इसका सबसे निचला टुकड़ा, जिसकी नोक यानी टिप नायलॉन की सफेद रंग की होती है और जो प्रयोग करते समय जमीन को छूता है, सबसे पतला होता है तथा सबसे ऊपर का टुकड़ा सबसे मोटा होता है। उदाहरण के लिए ट्रांजिस्टर अथवा रेडियो का एंटीना जैसे। अच्छी छड़ी की विशेषताएं। नंबर 1, छड़ी टिकाऊ होनी चाहिए और प्रयोग करते समय उसमें कंपन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, छड़ी हल्की होनी चाहिए। नंबर 3, छड़ी की नोक द्वारा स्पर्श सूचनाएं मिलनी चाहिए। छड़ी पकड़ने की तकनीक। ये ध्यान में रहे कि सफेद छड़ी का अर्थ है दृष्टिबाधित व्यक्ति के हाथ का विस्तारित रूप, अर्थात रास्ते की जिन अड़चनों को व्यक्ति प्रत्यक्ष हाथ से नहीं छूता है उनको छड़ी से छूकर जानने का प्रयास करता है। छड़ी तकनीक दृष्टिबाधित छात्र को सिखाते समय शिक्षक को निम्नलिखित निर्देश देने चाहिए। छड़ी को पकड़ते हुए अंगूठा ऊपरी हिस्से के सामने हो, तर्जनी उंगली सीधी नीचे जानी चाहिए, शेष उंगलियां पीछे से आकर छड़ी को पकड़ती हों। पृष्ठ 272। छड़ी प्रयोग करने की विधि। नंबर 1, कलाई की हलचल। छड़ी को दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं घुमाया जाता है। छड़ी की नोक छड़ी घूमते समय धीरे धीरे धरती को छूनी चाहिए। ध्यान रहे, छड़ी घुमाते समय पूरा हाथ नहीं, केवल कलाई ही घूमनी चाहिए। नंबर 2, वृत्ताकार कमान। व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई से थोड़ा अधिक वृत्ताकार कमान बनाते हुए छड़ी को घुमाना चाहिए। पग बढ़ाने से पहले उसके सामने छड़ी टिकानी चाहिए। नंबर 3, पग के अनुरूप छड़ी की चाल। जैसे ही दायां पैर आगे बढ़े, छड़ी को बाईं ओर और जब बायां पैर आगे बढ़े, छड़ी को दाईं ओर धरती पर टिकाना चाहिए। नंबर 4, छड़ी की लय। दृष्टिबाधित व्यक्ति की चाल के अनुरूप छड़ी भी एक नियमित गति से दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं चलाई जानी चाहिए। छड़ी का प्रयोग करते समय व्यक्ति द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां। नंबर 1, ग्रामीण इलाका जहां रास्ता कच्चा तथा उबड़ खाबड़ एवं अनियमित हो, छड़ी की वृत्ताकार कमान बढ़ा देनी चाहिए। नंबर 2, कीचड़ वाली जगह में छड़ी की प्रभावी लंबाई कम करते हुए उसे धरती पर धीरे से टिकाना चाहिए। नंबर 3, भीड़ में चलते समय छड़ी पर रखा हुआ हाथ थोड़ा नीचे ले जाकर छड़ी की प्रभावी लंबाई कम करनी चाहिए। नंबर 4, यदि छड़ी द्वारा किसी बाधा या गड्ढे का पता लगे तो आगे बढ़ने से पहले उस जगह को छड़ी से टटोलकर बाधा परख कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। नंबर 5, छड़ी को उसकी नोक नीचे की दिशा में रखते हुए उचित स्थिति में पकड़ना चाहिए, धरती से ऊपर सामने की ओर नहीं। पृष्ठ 273। चलिष्णुता कौशल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। क, स्थायी अथवा अचल भूमि चिन्ह। स्पर्श, गंध, श्रवण, गतीन्द्रिय तथा दृश्य सूचना देने वाला ऐसा कोई भी भूमि चिन्ह जो प्रायः स्थान नहीं बदलता है और जिसका दृष्टिबाधित व्यक्ति को चलिष्णुता के लिए वातावरण की जानकारी प्राप्त करते समय संदर्भ के रूप में प्रयोग हो पाता हो, स्थायी भूमि चिन्ह कहलाता है। उदाहरणार्थ, गतिरोध, किसी इमारत का विशेष स्पर्श वाला फर्श, विशेष स्पर्श वाला फुटपाथ इत्यादि। ख, अस्थायी संकेत। दृश्य, स्पर्श, श्रवण, गंध तथा गतेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होने वाली वो सूचना जो वातावरण में किसी समय विशेष पर उपलब्ध रहती है और अन्य समय नहीं, और जिसका प्रयोग दृष्टिबाधित व्यक्ति चलिष्णुता के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कर सकता है, वो अस्थायी संकेत कहलाती है। उदाहरण के तौर पर खेत की दिशा से आने वाली रहट चलने की आवाज, मंदिर का घंटा नाद, चाय वाले के ठेले से आने वाली स्टोव की आवाज इत्यादि। ग, इकोलोकेशन। दृष्टिबाधित व्यक्ति के वातावरण में बड़े आकार वाली बाधा के आते ही हवा के दाब में होने वाले अंतर तथा पृष्ठभूमि की आवाज की प्रतिध्वनि से उत्पन्न होने वाली भिन्नता को इकोलोकेशन कहते हैं। हाल के शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति की बाधा पहचानने की क्षमता वास्तव में स्थान प्रतिध्वनि का परिणाम होता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति हेतु चलिष्णुता में प्रशिक्षित सहायक श्वान की भूमिका। विदेशों में खास नस्ल के कुत्तों को दृष्टिबाधित व्यक्ति की चलिष्णुता में सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।
ऐसे प्रशिक्षित सहायक श्वानों का विकसित देशों में अच्छा खासा प्रयोग होता है, क्योंकि एक तो वहां की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, जिनसे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति आपात सहायता हेतु प्रार्थना कर सके। दूसरे, वहां के रास्ते नियमित एवं साफ सुथरे होते हैं और बाधाओं का स्वरूप निश्चित होता है। ये प्रशिक्षित सहायक श्वान भारतीय परिवेश में उपयोगी नहीं हैं। ये सहायक श्वान न केवल महंगे होते हैं, अपितु ये भारत में कहीं भी उपलब्ध नहीं किए जा सकते हैं। हमारी सड़कों पर उपलब्ध बाधाओं का स्वरूप अनियमित तथा संख्या अनगिनत होती है। पृष्ठ 274 चलिश्रुता कौशल हेतु मानचित्र। दृष्टिबाधित व्यक्ति को स्थान विशेष तक पहुंचने के लिए तथा स्थान को मोटे तौर पर परिचय कराने के लिए श्रव्य तथा स्पर्शीय मानचित्रों का प्रयोग लाभदायक होता है। इन मानचित्रों में निर्दिष्ट गंतव्य स्थान तक पहुंचने से संबंधित सभी उपयोगी संकेत दिए जाते हैं, जैसे इमारतों अथवा अन्य गंतव्य स्थानों का आकार, उनके विभिन्न हिस्से, वहां तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग इत्यादि। ये सूचनाएं आकार के अनुसार एक निश्चित पैमाने के आधार पर अंकित की जाती हैं। इन मानचित्रों में समान प्रकार की सूचनाओं को अंकित करने के लिए एक सी स्पर्शीय सामग्री का उपयोग किया जाता है। एक मानचित्र में बहुत अधिक सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए। मानचित्र के निचले भाग में बाईं ओर सामग्री सूची संकेतों के साथ दी जानी चाहिए। इसी प्रकार ये मानचित्र श्रव्य रूप में भी तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए सभी संबद्ध सूचनाओं का मौखिक रूप से वर्णन किया जाता है और उस वर्णन को कैसेट या सीडी के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। जहां तक संभव हो, सूचनाओं को वातावरण में उपलब्ध ध्वनि संकेतों जैसे ट्रैफिक की आवाज आदि से भी संबद्ध किया जाता है। ये श्रव्य मानचित्र जहां तक संभव हो प्रशिक्षित अथवा अनुभवी शिक्षक द्वारा तैयार किए जाने चाहिए। यदि उपयोगी होगा यदि स्पर्शीय और श्रव्य मानचित्रों को अंतिम रूप देने से पहले उनका दृष्टिबाधित छात्रों के साथ पर्याप्त परीक्षण कर आवश्यक सुधार किए जाएं। दृष्टिबाधितार्थ चलिष्णुता कौशल हेतु कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नंबर 1, सोनिक गाइड। इस उपकरण में एक संवेदनशील अल्ट्रासोनिक संग्राहक होता है। ये संग्राहक रास्ते में आने वाली बाधाओं की सतह से परावर्तित होने वाली किरणों की पहचान कर इन बाधाओं की सूचना दृष्टिबाधित व्यक्ति को श्रव्य संकेतों द्वारा देता है। बाधा की दिशा, दूरी, सतह इत्यादि सूचनाएं दृष्टिबाधित व्यक्ति को मोटे तौर पर मिलती हैं। नंबर 2, पाथ साउंडर। इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग छड़ी के साथ संबंधित रूप से किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा छड़ी की पहुंच के कई कदम दूर की बड़ी आकार वाली बाधाओं का दृष्टिबाधित व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। ये उपकरण भी इलेक्ट्रॉनिक संग्राहक की सहायता से बाधाओं की जानकारी प्राप्त करके दृष्टिबाधित व्यक्ति को पहुंचाता है। पृष्ठ 275। नंबर 3, लेजर छड़ी। ये एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक छड़ी है। इसमें लेजर तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये छड़ी एक साथ ही धरती की सतह पर की, कमर से नीचे की ऊंचाई तक की तथा कमर से ऊपरी हिस्से की ऊंचाई तक की बाधा का ज्ञान दृष्टिबाधित व्यक्ति को देती है। कमर से निचले स्थल की बाधा का ज्ञान दृष्टिबाधित उपकरण प्रयोगकर्ता व्यक्ति अपनी उंगलियों द्वारा स्पर्शीय संकेतों से प्राप्त करता है तथा कमर से ऊपरी ऊंचाई के स्तर की बाधा व्यक्ति श्रव्य संकेतों द्वारा प्राप्त करता है। नंबर 4, टच ग्राफिक लाइट सिस्टम। ये उपकरण सफेद छड़ी में अलग से जोड़ा जाता है। उपकरण में निहित संग्राहक दृष्टिबाधित व्यक्ति को स्पर्श संकेतों द्वारा ये बताता है कि सड़क की लाल बत्ती बुझी हुई है या जल रही है। इस उपकरण से दृष्टिबाधित व्यक्ति को सड़क पार करने में विशेष सहायता मिलती है। उपरोक्त उपकरणों के अतिरिक्त आजकल कई अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दृष्टिबाधितार्थ चलिष्णुता में सहायता हेतु विकसित हुए हैं तथा हो रहे हैं। ये उपकरण न केवल पर्याप्त महंगे होने से आम भारतीय दृष्टिबाधित व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं, अपितु भारत के भौतिक परिवेश में इनका उपयोग दुष्कर है। हमारे देश में रास्तों का अव्यवस्थित होना तथा रास्ते पर बाधाओं का अधिक संख्या में होना ऐसे उपकरणों के प्रयोग को पर्याप्त रूप से अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तब उसका ध्यान वातावरण के संबंध में मिलने वाली जानकारी से बढ़ जाता है और इस जानकारी का प्रयोग चलिष्णुता के लिए ठीक से नहीं कर पाता है। साथ ही इन उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत आदि की सुविधाओं का न होना भी इनके प्रचलन में बाधा है। उक्त कारणों से भारत में दृष्टिबाधितों के लिए चलिष्णुता कौशल में सहायक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग व्यावहारिक नहीं है। पृष्ठ 276।
अंत में ये याद दिलाना प्रासंगिक होगा कि अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता कौशल का प्रशिक्षण दृष्टिबाधितार्थ विस्तारित पाठ्यक्रम के मुख्य अंगों में से एक है। इसका प्रशिक्षण दृष्टिबाधित छात्र को उचित आयु में सुनियोजित तरीके से दिया जाना चाहिए। साथ ही अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता कौशल का प्रशिक्षण कार्यालय नियोजित करते समय प्रत्यक्ष कार्यान्वयन से पहले तथा कार्यान्वयन के समय व्यक्ति की आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ सूची। नंबर 1, कुंडू CL 2000 Emerging Technologies for Prevention, Rehabilitation and Learning 43-44 Status of Disability in India, Rehabilitation Council of India, New Delhi. Number 2, Mani MNG 1987 Orientation and Mobility Source Book for Teachers of Visually Impaired 144-160 National Council of Educational Research and Training. Number 3, Punani B. and Rawal N. 2000 Orientation and Mobility and Its Importance Visual Impairment Handbook 77-136 Blind People's Association, Ahmedabad.